बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ इंजीनियर शहजाद अशरफ फ्रॉम द चैनल टॉप स्पॉट फिज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बताता चलूँ कि यूएचएस और एमडी कैट पास पेपर सीरीज़ की वीडियोस का सिलसिला जारी था। मीनवाइल ई कैट के स्टूडेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट किया कि सर ई कैट पास पेपर्स के ऊपर भी कुछ वीडियोज़ बना दें। तो ये ई कैट पास पेपर सीरीज़ की वीडियोज़ की पहली कड़ी है। तो आज हम लोग ई कैट पास पेपर सीरीज़ की पहली वीडियो देखने जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को ये बताता चलूँ कि बच्चों ने कहा सर पास पेपर्स बना दें, तो इसमें 2006 से लेके 2019 तक के पेपर अवेलेबल थे, बट मैंने पहले कोशिश की है कि जो मोस्ट रीसेंट 5 ईयर्स के पेपर्स हैं उन्हें सॉल्व किया जाए। तो मैंने ई कैट 2015 से स्टार्ट ली है और हम लोग ई कैट 2015 का पेपर ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो के बारे में बेटे इंपॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ कि ई कैट में हम लोगों ने ये देखा है पेपर एनालिसिस के बाद कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के नेक्स्ट ईयर्स के पेपर्स में। तो और दूसरी बात ये है कि ई कैट जो पेपर सेटर है वह कुछ ख़ास टॉपिक्स को टारगेट कर रहा है जिसमें से तकरीबन हर साल ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस वीडियो में इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि हम लोग वो सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जिनमें से पास पेपर में या नेक्स्ट अपकमिंग पेपर्स में क्वेश्चन आते रहे हैं, जिनको एग्जामिनर ज़्यादा टारगेट करता रहे। और ना सिर्फ उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बल्कि उनके आंसर और साथ ही साथ सॉल्यूशन, और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम लोग कुछ ऐसे ट्रिक्स सीखेंगे जो हमारी टेक्स्ट बुक्स में अवेलेबल नहीं है लेकिन वो ई कैट पास पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इस वजह से इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देखी तो आप एक दफ़ा पूरी बुक से गो थ्रू हो लोगे और ख़ास तौर पे उन टॉपिक्स से जो हमारी बुक में अवेलेबल नहीं है, और प्लस में ट्रिक्स भी सीख लोगे और प्लस में आपको पास पेपर का थोड़ा सा एनालिसिस भी हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो आइए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ई कैट 2015 का पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग सिस्टम इज़। तो यहाँ पे देखें बेटे, आप लोगों को एक लॉजिक गेट गिवन है और ये पर्टिकुलरली कौन सा है, नैंड गेट है, और वो आप लोगों से ये पूछ रहा है कि बताएं ये जो नैंड गेट है एक सिंगल नैंड गेट है, उसमें अगर इनपुट हम लोग दे दें x और आउटपुट होगी हमारे पास y, तो x और y के बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, इसमें दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि शॉर्टेड इनपुट्स आ जाएं, हमने इनपुट्स अलग अलग रखी हुई हैं, दो जुड़ी हुई इनपुट्स वाला हमने नैंड गेट नहीं पढ़ा। ये 2015 आप लोग नीचे टैग देख सकते हैं, 2015 में ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद इसका मैंने सोल्यूशन भी लिख दिया है, सोल्यूशन में बाद में चलते हैं। बेटे ई कैट 2016 में फिर सेम वही क्वेश्चन रिपीट हुआ। ठीक है, इसका सोल्यूशन भी है। अब देखें, ये हमारी बुक में अवेलेबल नहीं है कि अगर नैंड गेट्स की इनपुट्स को शॉर्ट कर दें, मतलब आपस में मिला दें, तो वो कैसे एक्ट करेगा। तो आइए पहले हम लोग ट्रिक सीखते हैं और फिर हम लोग वापस इसी क्वेश्चन पे आएंगे। तो बेटे दो चीज़ें आप लोग याद कर लें। पहली चीज़ ये याद कर लें कि तीन हमारे पास जो लॉजिक गेट्स हैं ना, एंड, और नॉट गेट, ये तीनों के तीनों कहलाते हैं फंडामेंटल लॉजिक गेट्स। जबकि जो दो लॉजिक गेट्स हैं जिनमें हमारे पास नॉर गेट है और नैंड गेट है, इनको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गेट्स। भाई यूनिवर्सल गेट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी मदद से हम दूसरे लॉजिक गेट्स बना सकते हैं। अब भाई कैसे बना सकते हैं, ठीक है, ये मैं आप लोगों को शो करवाने जा रहा हूँ। अब देखें, यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि एक सिंगल नैंड गेट जो होगा ना, शर्त है कि उसकी इनपुट शॉर्टेड कर लेनी है। शॉर्टेड इनपुट मैंने बता दिया कि दोनों इनपुट्स को आपस में ज्वाइन करके एक ही इनपुट बना लेनी है। मतलब जो भी एक देंगे, फॉर एग्जांपल 1 अगर हम लोग देंगे तो दोनों इनपुट्स में 1 1 ही जाएगा। मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। फिल वक्त आप लोग ये सीखें कि अगर एक सिंगल नैंड गेट होगा तो वो नॉट गेट के तौर पर एक्ट करेगा। भाई ये कैसे सर, प्रैक्टिकली थोड़ा सा बता दें। चले आइए चेक करते हैं हम लोग क्वेश्चन में वापस जाके। चले मान लें बेटे ये नॉट गेट है, ठीक है, सॉरी नैंड गेट है, मैंने बताया ये कैसे एक्ट करेगा, नॉट गेट के तौर पे। चेक करते हैं। चले इनपुट हम लोग देते हैं 1, ठीक है बेटे, जो भी हम लोग यहाँ पे इनपुट देंगे दोनों इनपुट्स में वही जाएगा। यहाँ पर भी 1 जाएगा, यहाँ पर भी देखें क्या होगा, 1। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट, देखें कौन सा लॉजिक गेट लगा हुआ है, एंड इस 1 और 1 को क्या कर देगा, 1 ही कर देगा। फिर नेक्स्ट देखें बेटे क्या लगा हुआ है, इन्वर्टर लगा हुआ है। इन्वर्टर क्या करेगा, इस 1 को कन्वर्ट कर देगा, बोलो किस में भला, 0 में। देखो इनपुट में हम लोगों ने क्या दिया, 1, आउटपुट में क्या मिला, 0। भाई ऐसा कौन से लॉजिक गेट में होता है, नॉट गेट में होता है। इसका मतलब है एक सिंगल नैंड गेट जो होगा वो कैसे एक्ट करेगा, नॉट गेट के तौर पे एक्ट करेगा।
मतलब इसकी इनपुट में जो भी देंगे बेटे वो उसको क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा। तो देखें अगर मैं इनपुट में दे रहा हूँ x, आउटपुट में क्या मिल रहा है y, तो ऑब्वियसली जो x होगा वो किसके बराबर होगा, y प्राइम के बराबर होगा। क्या मतलब, लेट्स सपोज आप लोगों ने x में पुट कर दिया 1, बोलो y कितना आएगा 0। अब x की वैल्यू पुट की है 1, ये इक्वल आ रहा है, मैंने कहा किसके, y प्राइम के। देखो y कितना आ रहा है 0, प्राइम का मतलब है इन्वर्टर, तो 0 के ऊपर अगर हम लोग इन्वर्टर लगा दें तो बोलो ये भी क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है पहला ये जो ऑप्शन बीटा वाला ये तो सही हो गया। चार्ली देखें, चार्ली में उसने लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स प्राइम। ठीक है, ये भी वही बात है कि y जो होगा वो एक्चुअली किसके बराबर होगा, x प्राइम के बराबर होगा। ठीक है, क्या मतलब, अगर हम लोग x को पुट कर दें 1 तो बोलो y कितना मिलेगा 0, तो y की जगह मैं लिख रहा हूँ 0, x कितना पुट किया था 1, प्राइम का मतलब है इन्वर्जन लेनी है, तो 1 की इन्वर्जन लेंगे, बोलो क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा ये भी इक्वेशन सही है, दोनों साइड बराबर आ रही हैं। तो बीटा ऑप्शन भी सही है, चार्ली भी सही है, दोनों को एक में चूज़ करेंगे तो राइट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डेल्टा। ये ECAT 2015 में आया था कि एक सिंगल नैंड गेट, याद रखिएगा, नॉट गेट के तौर पे एक्ट करेगा, एक्स और वाई दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ये 2015। फिर 2016 में बेटे सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, एक सिंगल नैंड गेट जो है उसमें फिर उसने एक्स और वाई इनपुट्स दे दी और आप लोगों से पूछ लिया एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा। तो बेटे एक्स और वाई दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आएंगे, तो बोथ बी एंड सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। होपफुली आप लोगों को पहली चीज़ समझ आ गई है कि एक सिंगल नैंड गेट जो है वो नॉट गेट के तौर पे एक्ट करेगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है वो एक सिंगल नैंड गेट का क्वेश्चन पूछे, हो सकता है वो 2 नैंड गेट्स में चला जाए। तो बेटा यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 2 नैंड गेट्स जो हैं वो एंड गेट के तौर पे एक्ट करेंगे। आपने कभी भी, ये डायग्राम आप लोगों को नज़र आ रही है, आपने कभी भी इनपुट्स पुट करके चेक नहीं करना, नहीं तो लगे रहोगे हमेशा। बस आपने जब भी डायग्राम में देखने हैं ना कि 2 नैंड गेट लगे हुए हैं, ये नज़र आ रहे हैं आप लोगों को 2 नैंड गेट, तो आपने इसको फौरी ऐसे ऑपरेट करना है जैसे एंड गेट होता है। तो याद रखिएगा 2 नैंड गेट्स जो होंगे वो एंड गेट के तौर पे एक्ट करेंगे। फिर तीसरा देख लें, अगर 3 नैंड गेट्स आपको लगे हुए नजर आए तो उसको आपने हमेशा ऐसे ऑपरेट करना है जैसे क्या होता है और गेट। तो जो भी इनपुट्स दी होंगी उनकी सारी आउटपुट का आंसर आप लोग लिखोगे जैसे क्या होगा बेटे, और गेट होगा। और 4 अगर नैंड गेट्स आ जाएं, ये चौथा टैग के पीछे छुप गया जी, यहाँ पे भी एक नैंड गेट अवेलेबल है हमारे पास। तो अगर 4 नैंड गेट्स आ जाएंगे तो याद रखिएगा नॉर गेट के तौर पे एक्ट करेंगे। अब देखें नैंड गेट से ही हम लोग सारे लॉजिक गेट्स बना रहे हैं, इसी वजह से नैंड को यूनिवर्सल बोल रहे हैं क्योंकि इससे बाकी लॉजिक गेट्स बन सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अक्सर ये बोलते हैं कि सर हमें ये वाली चीज़ भी याद नहीं रहती, तो काइंडली ऐसा करें कि हमें कोई ट्रिक बता दें इसका। तो इसका ट्रिक आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बेटे, लेट्स से हम लोग नैंड गेट्स को ऑपरेट करते हैं। चलें आइए स्टार्ट करते हैं, बल्कि हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं जी, ये नैंड गेट है बेटे। मैं ट्रिक बता रहा हूँ जी, आपने इसको कैसे सीखना है। अगर भूल जाए कि भाई सर कितने नैंड गेट होंगे तो कौन सा लॉजिक गेट आएगा, तो बेटे मैं यहाँ पे नंबरिंग भी कर लेता हूँ कि 1 नैंड गेट होगा, 2 होंगे, 3 होंगे। चलें 1 नैंड गेट याद कर लेते हैं। 2 अगर नैंड गेट होंगे तब क्या होगा, 3 नैंड गेट होंगे तब क्या होगा, और अगर 4 नैंड गेट्स आ जाएं तब क्या होगा। तो बेटे ट्रिक बता रहा हूँ, सीख लीजिएगा, अगर सीख लोगे तो कभी भूलोगे नहीं। तो पहली बात देखें, सबसे पहले लिखा हुआ है एन फॉर नॉट, तो इसका मतलब है एक नैंड गेट जो होगा ना वो हमेशा एक्ट करेगा एज ए नॉट गेट। चलें ये तो याद कर लिया हमने। अब उसके बाद देखें हमारे पास बचा क्या, उसके बाद हमारे पास बचा AND एंड बचा, एन तो हट गया ना सिंगल के लिए, नॉट लिख दिया। इसका मतलब है 2 नैंड गेट्स होंगे ना तो वो कैसे एक्ट करेंगे, एज ए एंड गेट एक्ट करेंगे। चले मैं इसकी जगह लिखने जा रहा हूँ जी एंड, लें जी 2 नैंड गेट जो हैं वो कैसे एक्ट कर रहे हैं, एज ए एंड गेट एक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब आपने फंडामेंटल 3 लॉजिक गेट्स पढ़े थे, एंड था, नॉट था और गेट था। अब देखें नॉट भी चला गया, एंड भी चला गया, पीछे कौन सा फंडामेंटल गेट बचा, और गेट। तो याद रखिएगा 3 नैंड गेट्स होंगे ना
तो वो एक्ट करेंगे एज ए और गेट। और याद रखें जब 4 नैंड गेट्स लगेंगे तो ना जो भी तीसरा आ रहा होगा उसका आपने इन्वर्टर ले लेना है। आपको पता है और गेट के साथ इन्वर्टर लगा दें तो वो कौन सा गेट बन जाएगा, नॉर गेट बन जाएगा। होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गया, अगर याद कर लेंगे दोबारा बता देता हूँ। एन फॉर नॉट, सिंगल नैंड गेट होगा तो नॉट के तौर पे एक्ट करेगा। उसके बाद बचा क्या, नॉट तो चला गया, पीछे बचा एंड, तो 2 नैंड गेट्स होंगे तो वो एंड के तौर पे एक्ट करेंगे। तीसरी बात समझे, हमने फंडामेंटल लॉजिक गेट्स में से 2 ऑपरेट कर लिए, नॉट गेट भी ऑपरेट कर लिया, एंड गेट भी ऑपरेट कर लिया, तो फिर पीछे बचा कौन सा, और गेट। तो इसका मतलब है 3 अगर हम लोग नैंड गेट यूज़ करेंगे तो दे विल एक्ट एज ए और गेट। और जब 4 लगाएंगे तो जो 3 वाला आया था उसी का इन्वर्टर लगाना, यानी और का इन्वर्टर लगाएंगे तो नॉर गेट। तो अब देखें आपको बड़ा आसानी से बेटा ये याद हो जाएगा। अब आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि भाई ये कैसे कैसे एक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, होपफुली ये समझ आ गया। अब फिर एक और बात सीख ले, ठीक है, क्योंकि लॉजिक गेट बेटे वो टॉपिक है जिससे तकरीबन अगर हम लोग जितने भी पास पेपर उठा के देख लेंगे ना तो लॉजिक गेट से क्वेश्चन ज़रूर आए हुए हैं, और मैंने इस वीडियो में सारे क्वेश्चन भी पुट कर दिए, तो आप लोगों को सारी उसकी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं वो चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ जो हमारी बुक में नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया इस वीडियो में मैं वही चीज़ें डिस्कस करूँगा। ठीक है, ख़ास तौर पे वो चीज़ें डिस्कस करूँगा जो बच्चे बुक में उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे होते। तो अभी मैंने बता दिया 2 हमारे पास यूनिवर्सल गेट्स हैं, एक नैंड गेट था, दूसरा नॉर गेट है। तो अब नॉर में भी याद कर लें, 1 नॉर गेट होगा तो वो नॉट के तौर पे एक्ट करेगा। 2 नॉर गेट अगर आप लगे हुए देखो तो वो और के तौर पे एक्ट करेंगे। 3 नॉर गेट होंगे तो एंड के तौर पे एक्ट करेंगे, और 4 नॉट गेट होंगे तो नैंड के तौर पे एक्ट करेंगे। अब बच्चों वही ट्रिक जो मैंने आपको बताया था, अगर आप वो सीख लो तो आपको इसको भी याद करना बहुत आसान हो जाएगा। चलें आइए लिखते हैं हम लोग। नॉर गेट हमने देखना है कि कितने नॉर गेट लगाएंगे तो कौन सा लॉजिक गेट बनेगा। सॉरी, चले मैं नंबरिंग कर रहा हूँ जी। सबसे पहले अगर हम लोग 1 नॉर गेट लगा लें, 2 नॉर गेट लगा लें, अगर हम लोग 3 नॉर गेट लगा लें, और साथ ही साथ अगर हम लोग 4 नॉर गेट लगा लें तो क्या होगा। तो बेटे ट्रिक वही है कि एक सबसे पहले आ रहा है एन, तो याद रखिएगा एन फॉर नॉट। तो एक सिंगल जो नॉर गेट है ना वो कैसे एक्ट करेगा, एज ए नॉट गेट ही एक्ट करेगा। भले नैंड गेट हो, भले बेटे नॉर गेट हो, अगर सिंगल होगा इनपुट शॉर्टेड होंगी तो वो नॉट के तौर पे एक्ट करेगा। ठीक है, नॉट तो चला गया, पीछे बचा क्या, और गेट। इसका मतलब है 2 नॉर गेट्स लगाएंगे तो बेटे याद रखिएगा 2 नॉर गेट्स जो हैं वो कैसे एक्ट कर रहे होंगे, और गेट के तौर पे एक्ट कर रहे होंगे। अब तीसरा ट्रिक सीखे, मैंने बताया, अब ये भी गया, मैंने बताया 3 फंडामेंटल लॉजिक गेट्स होते हैं, और एंड और नॉट। तो और भी गया, नॉट भी गया, पीछे बचा क्या, एंड। तो इसका मतलब है 3 नॉर गेट्स लगाएंगे तो बेटे वो कैसे एक्ट करेंगे, एज ए एंड गेट। और मैंने बताया था जो आप तीसरा ले रहे होगे चौथे में उसका इन्वर्टर लेना है आपने। तो 4 लगाएंगे तो हमें एंड का इन्वर्टर लेना पड़ेगा, तो एंड का इन्वर्टर लेंगे तो बोलो क्या आ जाएगा, नैंड गेट आ जाएगा। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कौन कौन से लॉजिक गेट्स अगर हम लोग मिलाएंगे तो कौन कौन सा लॉजिक गेट बनेगा। तो याद रखिएगा नैंड और नॉर दोनों के दोनों यूनिवर्सल गेट्स हैं, उनसे हम लोग मुख्तलिफ तरह के लॉजिक गेट्स बना सकते हैं। और अगर भूल जाए कितने नैंड या कितने नॉर गेट लगाने से कौन सा लॉजिक गेट बनेगा तो ट्रिक मैंने आप लोगों को बता दी है। कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, उस हवाले से मज़ीद वीडियोस अपलोड कर दी जाएंगी। लें जी, अब ये हमारे पास ECAT 2015 में लॉजिक गेट्स के टॉपिक्स में से ही एक और क्वेश्चन आया। मैंने बताया कि ECAT पेपर में लॉजिक गेट्स ऐसा पोर्शन है जिसको वो टारगेट कर रहा है, और ECAT 2015 और 16 दोनों साल में 2-2 क्वेश्चन आए। अब ये आप लोगों के सामने गेट बना हुआ है, थोड़ा सा डायग्राम बनाने में गलती है, यहाँ पे इन्वर्टर लगा होना चाहिए, बाहर कैफ। इसको आसानी कर लेते हैं हम लोग, आपके लिए आसान लॉजिक गेट बना देता हूँ, मतलब बल्कि ऐसा ही बनेगा आसान। इसमें क्या बनना है, ये देखें जी, ये एक लॉजिक गेट है, मतलब ये एंड गेट है बेटे, इसके सामने लगा हुआ है इन्वर्टर, और इसकी इनपुट में फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इनपुट दे रहे हैं ए, इन्वर्टर लगाएंगे, बोलो इन्वर्टर इसको क्या कर देगा, ए बार। मैं क्वेश्चन में बाद में जाता हूँ, पहले मैं डायग्राम पे रह रहा हूँ।
अगर यहाँ पे इनपुट में दें बी, ये इन्वर्टर इसको क्या कर देगा बी बार, ठीक है। अब मसला रह गया नेक्स्ट है एंड गेट। बेटे एंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लाई कर देता है जो भी इनपुट। तो इसकी इनपुट में दो चीज़ें आ रही हैं, ए बार डॉट क्या आ रहा है बी बार। बेटे ए और बी बार आ रहे थे, इसने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। और इंटरेस्टिंग बात नेक्स्ट देखें क्या लगा हुआ है इन्वर्टर। तो इन्वर्टर क्या करेगा बेटे, इसके ऊपर एक और बार लगा देगा, ठीक है, यानी बार जो है वो बार बार आ जाएगा, ठीक है। तो बेटे हमने पूरी बुक में, मैं बताता चलूँ, हमने पूरी बुक में बेटे कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा हुआ, मतलब हमने ये कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा कि ए बार डॉट बी बार और उसके ऊपर फिर से बार आ जाए, ये हमारी बुक में नहीं है। और स्टूडेंट्स के लिए इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना बहुत मुश्किल था, ठीक है। लेकिन जो ट्रिक अगर आप लोगों ने सीख लिया तो फिर ये बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए ट्रिक सीखते हैं। ये 2015 में भी आया, आंसर मैंने लिख दिया। 2016 में बेटे देख सकते हैं ये आया और मैंने आंसर्स के साथ लिख दिया। अब पहले ट्रिक सीखते हैं। भाई आपको डी मॉर्गन लॉज सीखने पड़ेंगे। चलें आइए डी मॉर्गन लॉज सीखते हैं हम लोग। डी मॉर्गन लॉज में याद रखिएगा कि हमारे पास जो यूनियन होता है ना बेटे, जैसे आप यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ते थे, तो जो यूनियन होगा ना वो याद रखिएगा और ऑपरेशन को शो करेगा, यानी ये क्वांटिटीज़ को ऐड करेगा। और जो इंटरसेक्शन जहाँ पे आ जाएगा बेटे, जहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा उसको हम लोग ट्रीट करेंगे एज ए एंड गेट। और एंड का काम आप लोगों को पता है मल्टीप्लाई करना है। अगर ये दो चीज़ें सीख ली तो डी मॉर्गन लॉज बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो आइए ये दो चीज़ें सीख लें कि यूनियन जो है वो और गेट को शो करेगा, ये इक्वेशंस का शो करिए, इनमें बाद में आते हैं। जो इंटरसेक्शन है वो एंड गेट को शो करेगा, ठीक है। ये दो चीज़ें याद कर लें। चलें अब मैं लिखने जा रहा हूँ डी मॉर्गन लॉ। आपने डी मॉर्गन लॉ पढ़ा हुआ है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। याद रखिएगा बेटे जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो नॉट गेट को शो करेगा, ये भी मैंने बता दिया। तो ये होता है किसके बराबर, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये डी मॉर्गन लॉ आपने 9 से छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। तो आइए चेक करते हैं बेटे। ये ए है, मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया। यूनियन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और गेट को। और का काम क्या होता है, प्लस करना। तो मैंने यूनियन की जगह लिख दिया प्लस, क्या लिखा बी। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, इन्वर्टर, ठीक है। दोबारा लिख लेते हैं हम लोग इसको। तो बेटे मैंने आप लोगों को ये बताया कि अगर हम लोग, ये मैं कलर चेंज कर लूँ तो बेहतर हो जाएगा क्योंकि रेड ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास। तो बेटे मैंने आपको बताया अगर आप लोग लिख लो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दैट विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब बेटे ए की जगह में तो ए लिख दिया मैंने, थोड़ी देर पहले बता दिया। यूनियन क्या बता रहा है बेटे, यूनियन आप लोगों को बता रहा है और ऑपरेशन को। तो और क्या करता है, प्लस करता है, बी लिख दिया। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होगा कि आपको ऊपर इन्वर्टर भी लगाना है। इसका मतलब है ए प्लस बी बार जो है उसको क्या लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के ऊपर बार लगा लो बेटे। इंटरसेक्शन किसको शो करता है भाई, एंड ऑपरेशन को, तो मैंने डॉट लगा दिया। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी बार लगा लो। इसका मतलब है हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार, ठीक है। ये फार्मूला आप लोगों के सामने, इसको याद कर लें। ये बिल्कुल ऊपर ही मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए, अगर आप ये याद करना चाहो तो ये मैंने लिख दिया कि ए प्लस बी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया। अब एक नीचे डी मॉर्गन लॉ और लिखा हुआ है बेटे, एक और तरह से डी मॉर्गन लॉ आप लोग परसीव करते हैं। क्या भला, ए इंटरसेक्शन, सॉरी चले मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। लें जी, मसला सॉल्व हुआ। ए की जगह में लिखा ए, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड ऑपरेशन। देखें मैंने क्या लिख दिया, डॉट, बी लिख दिया। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ऊपर क्या आ जाएगा, इन्वर्टर, इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए बार,
यूनियन मैंने बताया किसको शो करता है, प्लस को या और गेट को, और ये बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी बार। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, याद कर लें कि ए प्लस बी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार, यानी ये वाला फार्मूला बेटे, और दूसरा ए डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। तो ये दो चीज़ें याद कर लोगे तो बहुत आसान रहेगा, आसानी हो जाएगी। मैंने आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए इन दोनों को यहाँ पे आप लोग टेबल देख सकते हो, मैंने प्रूफ भी कर दिया। देखिए पहले टेबल में मैंने लिया ए प्लस बी बार, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ए प्लस बी बार, और यहाँ पे ए बार डॉट बी बार लिया हुआ है। तो ये दो चीज़ें याद कर लें, अगर डी मॉर्गन लॉज भूल जाएं तो बेटे इन्हीं को आप लोगों ने लेके जो है वो चलना है, ठीक है। तो चलें अब 2015 के उन क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगर आपने डी मॉर्गन लॉज, दो फार्मूले ऊपर हैं, दो मैंने नीचे लिख दिए। दो नीचे वाले तो बड़े सिंपल हैं, क्योंकि डबल निगेशन आ जाए ना तो बेटे नॉट गेट ख़त्म हो जाता है। ए प्लस बी बार होगा ना, ऊपर एक और बार लगा देंगे तो बार को बार बार लगाने से बार का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो स्टोरी समझ आ रही है आप लोगों को। अच्छा अब चलते हैं बेटे उस क्वेश्चन में। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और साथ रहिएगा मेरे, आप लोग ये सीख लोगे। ये बेटे क्या है, एक ए अगर इनपुट दिया तो इन्वर्टर लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए इनपुट दे दिए, इन्वर्टर लगा दिया, बोलो क्या आ गया ए बार। यहाँ पे इनपुट दी बी, ये क्या आएगा बी बार। बेटे नेक्स्ट देखें कौन सा लॉजिक गेट लगा हुआ है, एंड क्या करेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, ए बार डॉट क्या हुआ बी बार। ये तो यहाँ तक की स्टोरी है। नेक्स्ट देखें बेटे, यहाँ पे इन्वर्टर भी लगा हुआ है, मैंने कहा बनाया नहीं है, नैंड उसने लिख दिया। तो इन्वर्टर का मतलब है इसके ऊपर एक और बार लगा दें। दोबारा देख लें, इनपुट में ए दिया, यहाँ पे ए बार गया, इनपुट में बी दिया, यहाँ पे बी बार। यहाँ पे एंड गेट ने दोनों को क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो देख सकते हैं यहाँ पे ए बार डॉट बी बार लिख दिया, और इन्वर्टर ने इनके ऊपर क्या लगा दिया इन्वर्जन। अब बेटे अभी मैं आप लोगों को बता के आया हूँ कि ए बार डॉट बी बार जो है ना, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी होल बार, ठीक है। फॉर्मूला सीखें, ए प्लस बी बार मैं लिख रहा हूँ। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था बेटे, अभी हमारे पास आया था ए बार डॉट बी बार, और सारे के ऊपर आ रहा था बार। मैंने अभी आप लोगों को बताया, फॉर्मूला रिकॉल करें ज़रा, फॉर्मूला क्या था बेटे। फॉर्मूला आप लोगों को बताया था कि ए बार डॉट बी बार जो होता है बेटे वो किसके बराबर होता है, दैट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी होल बार। ये हम लोग पढ़ के आए हैं फार्मूला कि ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए प्लस बी होल बार। इसका मतलब है जहाँ पर ए बार डॉट बी बार आ रहा है इस जगह पे, वहाँ पे बेटे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी होल बार। तो मैं काम करने जा रहा हूँ, मैं ए बार डॉट बी बार की जगह पे लिखने जा रहा हूँ ए प्लस बी होल बार। ये तो इसकी जगह लिखा है बेटे, ऊपर एक बार वैसे ही आ रहा है तो वो वाला बार मैं वैसे लगा देता हूँ, ठीक है। ये ले वो बार मैंने वैसे लगा दिया। तो बेटे आप लोगों को पता है जो डबल निगेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ए प्लस बी के ऊपर बार है और फिर से बार है, तो बार और बार कैंसिल हो जाएंगे, तो ए प्लस बी बचेगा ना आप लोगों के पास। तो अब बच्चों आप लोग क्या करो, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी बताएं कौन सा लॉजिक गेट है भाई, और गेट है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो राइट आंसर होगा बेटे वो और गेट आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूले याद कर लें कि जहाँ पर ए बार डॉट बी बार आए बेटे वहाँ पे ए प्लस बी होल बार लिख सकते हैं हम लोग। तो ये लिख दिया, ऊपर बार वैसे ही आ रहा था, डबल निगेशन ख़त्म हुई तो ए प्लस बी बचा। ए प्लस बी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, और गेट। तो ये देखें जी और गेट राइट आंसर आ जाएगा। ये 2015 के बाद 2016 में फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन, तो फिर से हम लोगों ने इसकी जगह और गेट लिख दिया। ले जी ये भी समझ आ गया। तो ये डी मॉर्गन लॉज भी याद कर लें, ये भी आपकी बुक में नहीं है, तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। ई कैट के पास पेपर्स में आप लोगों को पता है क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ये दोनों मैंने डी मॉर्गन लॉज लिख दिए हैं बेटे, याद कर लीजिएगा, बड़े ट्रिकी हैं, ठीक है। तो लें जी, अब ये वो लॉजिक गेट्स हैं जो हमारी बुक में गिवन है, ठीक है। इनकी नॉर्मली हमें वैल्यूज़ पता होती हैं, तो इनको सिंपली याद कर लीजिएगा। मैंने ट्रूथ टेबल सबके लिख दिए, ठीक है। अब देखें 2014 में मैंने बताया, मैंने कुछ पास पेपर के क्वेश्चन लाजमी तौर पे इस टॉपिक से शेयर किए हैं ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो किस टाइप के क्वेश्चन आते रहे। तो ट्रूथ टेबल शोन इन द फिगर इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय,
तो बेटे आप लोगों को ढूंढना है ये कौन सा ट्रूथ टेबल है। मैं इसमें टाइम नहीं लगाऊंगा, ठीक है। ये बच्चों को पता है 1 और 1 पे 1 है और बाकी सब पे 0 है, तो ये एंड गेट है। एंड 1 और 1 पे 1 देता है और बाकी सब में 0 देता है, तो ये ऑब्वियसली एंड गेट है, तो ये एंड गेट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 2013 में भी मैंने बताया हर साल लॉजिक गेट से क्वेश्चन आता रहा। द टेबल रिप्रेजेंट्स द, फिर से बेटे देखें 1 और 1 पे आ रहा है 1, बाकी सब में आ रहा है 0। देखें 13 का ही क्वेश्चन 14 में रिपीट हुआ और आपने देखा 15 के क्वेश्चन 16 में रिपीट हुए। तो ई कैट में पास पेपर के क्वेश्चन ज़रूर रिपीट हो रहे होते हैं। नेक्स्ट देखें जी, 1 और 1 पे भी 0 है और 0 पे भी 1 है। यहाँ इन दोनों में, यानी जब दोनों इनपुट सेम है तो आंसर 0 है, जब दोनों इनपुट डिफरेंट है तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये कौन सा लॉजिक गेट है, तो बेटे ये एक्सक्लूसिव और गेट, अगर आप लोगों ने बुक में याद किया हुआ है तो एक्सक्लूसिव और गेट का है, तो एक्स और आ जाएगा इसका आंसर। तो ये आप लोग देख सकते हैं आंसर एक्सक्लूसिव और गेट। इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये चीज़ें आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो। लें जी, हम लॉजिक गेट से निकले, ठीक है। ट्रांसफार्मर के दो क्वेश्चन ये 2014 और 15 में क्वेश्चन रिपीट हुआ, ठीक है। इवन 2016 में भी रिपीट हुआ, ठीक है। बच्चों ने आगे बताया कि भाई सर क्वेश्चन बड़ा ये था कि ट्रांसफार्मर के टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ था, तो हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट हो गया और हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। भाई हमने कोई 2-3-4 मिनट लगाए तो आंसर पे पहुंच गए। तो अब बच्चों ने मुझे जब क्वेश्चन बताया तो बेटे मैंने उनको बताया कि बेटे इस क्वेश्चन का आंसर तो देख के ही मिल रहा था। भाई वो कैसे, वो समझते हैं। तो देखिए यहाँ ट्रांसफार्मर हैज़ 100 टर्न्स इन द प्राइमरी एंड 500 टर्न्स ऑन द आउटपुट यानी सेकेंडरी। इफ़ द RMS वैल्यूज ऑफ द इनपुट वोल्टेज आर 220 वोल्ट एंड 5 एम्पेयर रिस्पेक्टिवली, द आउटपुट पावर इज। अब देखें बेटे उसने आपको डाटा कौन कौन सा दिया है। उसने आपको प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स बता दिए, ठीक है। सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स बता दिए, ओके। प्राइमरी का करंट भी बता दिया और प्राइमरी का वोल्टेज भी बता दिया और आपको बोला आउटपुट पावर बताओ। पहले डाटा आप लोगों को समझ आ गया। अब बच्चों ने क्या ब्लंडर किया, बच्चों ने बेटे आउटपुट पावर का फॉर्मूला लिखा। पहले बता दूं उन्होंने ब्लंडर का किया, फिर मैं बताता हूँ ट्रिक क्या आएगा। उन्होंने पावर आउटपुट कहाँ से लेते हैं बेटे, सेकेंडरी से। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, VI, तो उन्होंने लिख दिया VI लिख दिया। भाई कौन सा लिखना पड़ेगा, सेकेंडरी वाला। अब इंटरेस्टिंग बात, इस क्वेश्चन में सेकेंडरी का वोल्टेज भी गिवन नहीं है, सेकेंडरी का करंट भी गिवन नहीं है। तो बच्चों ने सबसे पहले फॉर्मूला यूज़ किया NS ओवर NP इज इक्वल टू VS ओवर VP। उन्हें VS भी गिवन था, VP भी गिवन था, सॉरी VS तो पता लगाना था, बाकी सारी चीज़ें गिवन थी, उन्होंने VS पता लगा लिया। फिर उन्होंने दोबारा फॉर्मूला यूज़ किया कि VS ओवर VP इज इक्वल टू IP ओवर IS। तो यहाँ से IS पता लगाया, IP ओवर IS, तो यहाँ से IS पता लगाया। दोनों चीज़ें आ गई, दोनों को यहाँ पे पुट किया, आउटपुट पावर आ गई। तो भाई सॉल्व हो गया। 3 स्टेप्स में जाना पड़ा। पहले NS ओवर NP इज इक्वल टू VS ओवर VP से VS मालूम किया, फिर VS ओवर VP इज इक्वल टू IP ओवर IS से आप लोगों ने IS पता लगाया, फिर आउटपुट पावर आई। अब क्या होगा बेटे, इंटरेस्टिंग बात, अगर ट्रांसफार्मर का मेंशन नहीं है, ठीक है, मेंशन है तो दैट्स ग्रेट, ठीक है। अगर मेंशन नहीं है तो आपने उसको आइडियली कंसीडर करना है। तो बेटे ये आइडियल ट्रांसफार्मर है और हम लोग ये जानते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर में आउटपुट पावर वही होगी जो कौन सी होगी, इनपुट पावर होगी। लें जी मसला सॉल्व हो गया। अब बेटे इनपुट पावर कहाँ से लेते हैं, प्राइमरी से। VPIP लिख दें इनपुट पावर की जगह, लिख दिया। बेटे प्राइमरी का वोल्टेज गिवन है, बिल्कुल गिवन है 220 वोल्ट। प्राइमरी का करंट गिवन है 5 एम्पेयर। तो 220 को 5 से बेटे जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ना, आंसर आ जाएगा 1100। तो अगर प्राइमरी की पावर 1100 वॉट आ रही है तो ऑब्वियसली सेकेंडरी की पावर भी कितनी आएगी, 1100 वॉट ही आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटे देख के ही आंसर पता चल रहा था। प्राइमरी का स्टैट गिवन था, प्राइमरी का डाटा गिवन था, तो इनपुट पावर पता लगा लें। तो जितनी इनपुट पावर होगी बेटे एग्जैक्टली उतनी ही क्या आ जाएगी, आउटपुट पावर आ जाएगी। तो इनपुट में अगर 1100 आ रही है तो आउटपुट का पूछा हुआ है,
तो देखें ये देख के ही क्वेश्चन हो रहा था, बच्चों ने इस पर टाइम लगाया और ये एग्जामिनर ने जानबूझ के दिया। अभी मैं बता रहा हूँ इसका आंसर 1100 वाट आ गया। ठीक है, ये 2014 में भी क्वेश्चन आया था। देखें एग्जामिनर ने देखा बच्चों ने टाइम लगाया तो उसने दोबारा फिर 15 में रिपीट किया था। देखें क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। यू हैव द सेम डाटा ऑलमोस्ट विद अ स्लाइड चेंज, 100 टन इन द प्राइमरी एंड 500 टन इन द सेकेंडरी। ये ऑलरेडी पहले यही था। 220 वोल्ट ही दिया था, पहले 5 एम्पेयर बताया था उसने 2015 वाले में, यहाँ पे बता दिया 2 एम्पेयर और पूछ लिया आउटपुट पावर। देखें फिर से बच्चों वही ट्रिक है कि आउटपुट पावर वही आएगी जो हमारे पास क्या होगी, इनपुट पावर होगी। भाई इनपुट की पावर कहाँ से ले रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी से। VP/IP लिख दें इसकी जगह पे। तो बेटे VP देखें डाटा में गिवन है, कितना गिवन है 220 वोल्ट। ठीक है, प्राइमरी का करंट कितना गिवन है बेटे, वो है 2 एम्पेयर। तो 220 को 2 से मल्टीप्लाई करें, बोलो इनपुट की पावर कितनी आ गई 440। ठीक है, तो जो इनपुट की पावर है बेटे वही हमारे पास क्या होगी, आउटपुट की पावर होगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे आंसर देख के पता चल रहा है कि 440 वाट आ रहा है। तो यहाँ पर बेटे राइट आंसर होगा 440 वाट। लेकिन ये ट्रांसफार्मर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2015 में रिपीट हुआ और साथ ही मैंने 2014 का भी क्वेश्चन बता दिया। अब बेटे ये कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये वीडियो देखेंगे पूरी तो आप लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीख लोगे जो ECAT पास पेपर में बार बार रिपीट हुई हैं और उनके ट्रिक्स क्या हैं। ठीक है, और आप लोग अभी तक देख भी रहे हो कि ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो बुक में इवन नहीं है। और ये वाले क्वेश्चन पे भी गौर करें, आपके पास 20 इंडक्टर्स हैं और आपको 50 हेनरी की, ठीक है, हर एक की इंडक्टेंस 50 हेनरी है। आप 1 हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस लाना चाह रहे हो, बताओ कैसे लाओगे। बेटे इंटरेस्टिंग बात, हमारी पूरी बुक में कहीं पर भी इंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन नहीं दिया हुआ। हाँ, कैपेसिटर्स का भी इवन कॉम्बिनेशन नहीं दिया हुआ। ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ लेते हैं। रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन बड़ी डिटेल में गिवन है, बट इंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन कहीं भी नहीं दिया गया। तो ये इंडक्टर्स के कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन पूछ लिया, तो इसका मतलब है हमें इंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन सीखना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं इन क्वेश्चन में बाद में आता हूँ, पहले हम ट्रिक सीख लें। यहाँ पे कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन दे दिया, ये भी बेटे हमारी बुक में कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन नहीं है, बट बच्चे ECAT में कहीं ना कहीं उसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये देखें फिर से कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन 2016। ये मैंने मुख्तलिफ ईयर्स के क्वेश्चन लेके आप लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि बेटे क्वेश्चन जो हैं वो इस नौइयत के, इस कॉम्बिनेशंस के, इन कॉम्बिनेशंस के रिपीट हो रहे हैं। अब देखें 2016 में, ये 2016 का क्वेश्चन था। 2014 में रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी 2013 में रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आया हुआ है। अब आइए हम लोग ट्रिक सीखते हैं कि इसका मतलब है अभी हमें इस वीडियो में कुछ चीज़ें सीख लेनी है कि भाई अगर कॉम्बिनेशन आ जाएंगे रजिस्टर्स के, इंडक्टर्स के, कैपेसिटर्स के, तो उनको हम लोग किस तरह से ट्रीट करेंगे। तो बेटे मैं यहाँ पे ट्रिक आप लोगों को बता रहा हूँ, होपफुली ये आप लोगों को विजिबल होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी साथ बता दूंगा। ठीक है, स्प्रिंग्स के कॉम्बिनेशन भी बनते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला याद करें बेटे, KFC। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं KFC, और मैंने K लिख दिया है, स्प्रिंग कांस्टेंट के रिलेटेड है, F फोकल लेंथ ऑफ द लेंस है, और C क्या है, कैपेसिटर्स। भाई इन सब के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। जैसे कैपेसिटर्स को सीरीज़ पैरेलल में लगाते हैं तो स्प्रिंग्स को भी सीरीज़ पैरेलल में लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने आपको ये नेक्स्ट एक स्लाइड में मैं शो करवाया था। ये देखें मैंने कुछ स्प्रिंग्स को सीरीज़ में, कुछ को पैरेलल में लगाया हुआ है। तो बाहर कैफ में बता रहा था कि स्प्रिंग्स को भी सीरीज़ पैरेलल में लगा सकते हैं, लेंग्सेस को भी सीरीज़ पैरेलल में लगा सकते हैं, कैपेसिटर्स को भी सीरीज़ पैरेलल में लगा सकते हैं। तो भाई जब भी कैपेसिटर्स के स्प्रिंग आ जाएँ, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स की बात हो रही हो, F यानी फोकल लेंथ ऑफ लेंस आ जाए, या C कैपेसिटर्स आ जाएं, तो बेटे इन सब के कॉम्बिनेशंस के फॉर्मूले सेम है। आपने किसी एक के याद कर लिए तो सबके याद हो गए। चले मैं स्प्रिंग्स के बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर बेटे स्प्रिंग्स पैरेलल में लगे होंगे, मतलब बोल दे 2 स्प्रिंग है, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो 5 न्यूटन पर मीटर है लेट से, और दूसरे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो 10 न्यूटन पर मीटर है। बताएं इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, लगे कैसे हैं पैरेलल में।
तो बेटे पैरेलल का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको सिंपली स्प्रिंग कांस्टेंट्स को क्या करना है, ऐड करना है। चलें बेटे, स्प्रिंग्स की बात हो रही थी तो मैं बता रहा था कि सिर्फ स्प्रिंग्स पैरेलल में लगे होंगे तो टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करने के लिए आपने सारे स्प्रिंग कांस्टेंट को ऐड करना है। तो यहाँ पे ये शॉर्टकट ट्रिक्स याद करने बड़े ज़रूरी हैं। अगर n आइडेंटिकल स्प्रिंग सीरीज़ में लगा दें, अगर n स्प्रिंग्स हों और सारे एक जैसे हों तो सबका कुल मिला के स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, याद कर लें फॉर्मूला, k इक्वलेंट इज इक्वल टू एन के। ठीक है, n क्या है, जितने नंबर ऑफ स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, और k क्या चीज़ है, जितना एक का स्प्रिंग कांस्टेंट है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये फॉर्मूले याद करना बड़े ज़रूरी है। ठीक है, n आइडेंटिकल सीरीज़ में लगे होंगे या पैरेलल में लगे होंगे तो क्या ट्रिक्स है। अब देखें, अगर स्प्रिंग्स आ जाएं सीरीज़ में तो बेटे जो रजिस्टर्स का फॉर्मूला लगता था ना पैरेलल में, वो स्प्रिंग्स के केस में लगेगा बेटे सीरीज़ में। और n आइडेंटिकल अगर सीरीज़ में आ जाए तो फार्मूला क्या होगा, k ओवर n होगा। k एक का स्प्रिंग कांस्टेंट है, n जितने सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो ये दो चीज़ें याद कर लें बेटे, जो स्प्रिंग्स के कॉम्बिनेशन के साथ है सेम वही कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन के साथ भी ये भी याद कर लें कैपेसिटर्स। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को नहीं नज़र आ रहा तो यहाँ पे याद कर लें, C इक्वलेंट जो है बेटे अगर एक जैसे सीरीज़ में लगे होंगे तो फार्मूला C ओवर n है। तो ये याद कर लें जी, कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशंस के फार्मूले, स्प्रिंग्स के कॉम्बिनेशंस के फार्मूले याद करने पड़ेंगे, फिर ही बात बनेगी। ठीक है, ये स्प्रिंग्स का मैंने बता भी दिया है तो ये देख भी लीजिएगा। अब इसके अलावा दो चीज़ें, तो एक तो आपने याद कर लिया, KFC याद कर लिया स्प्रिंग्स, फोकल लेंथ्स ऑफ द लेंथ्स और कैपेसिटर्स, ये जब भी लगेंगे तो बेटे इनमें सेम फार्मूले यूज़ होने। अब रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशंस के फार्मूले में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। रजिस्टर्स आपको पता है सीरीज़ में लगे हों तो हम लोग ऐड करते हैं, और जब एक जैसे रजिस्टर सीरीज़ में लगे हों तो फार्मूला याद कर लें NR है। और जब पैरेलल में लगे हों तो तब भी आपको फार्मूला पता है, और जब एक जैसे पैरेलल में आ जाए तो बच्चों याद कर लो फार्मूला R ओवर N है। मैं इसमें टाइम नहीं लगाऊंगा। ठीक है, R क्या है, एक की रेजिस्टेंस, N जितने लगे हुए हैं। जो रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशंस के फार्मूले हैं एग्जैक्टली वही फार्मूले किसके हैं, इंडक्टर्स के। तो मेरे ख्याल से इन सबको देखने की ज़रूरत नहीं है भाई। दो चीज़ें याद कर लो, KFC और RL। KFC के लिए जो कॉम्बिनेशन यूज़ हो रहे हैं वो किसी एक के याद कर लो, सबके याद हो जाएंगे। और RL में याद कर लो जो रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन हैं वही किसके कॉम्बिनेशन हैं बेटे, कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन है। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो अगर ये सारा कुछ पता चल गया है तो हम लोग आइए क्वेश्चन में वापस चलते हैं। देखें जी, ये 2015 ECAT का क्वेश्चन, यू हैव 20 इंडक्टर्स अवेलेबल ईच ऑफ 15 हेनरी। चलें ये याद कर लें कि एक की जो सेल्फ इंडक्टेंस है ना बेटे वो उसने बता दी है, दैट इज़ एक्चुअली 15 हेनरी। यू नीड एन इंडक्टर ऑफ 1 हेनरी इन द सर्किट। भाई आपको सर्किट में 1 हेनरी का इंडक्टर लगाना है। यू अचीव इट बाय कॉम्बिनेशन। बेटे अब सुन लो, रजिस्टर्स को सीरीज़ में लगा दें तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और पैरेलल में लगाएं तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है। अब जो रजिस्टर्स का बिहेवियर है वही इंडक्टर्स का बिहेवियर है, तो हमें क्विकली आंसर गैस करना है। तो आप लोगों को ये पता चला बेटे कि अगर वैसे तो हर एक की इंडक्टेंस 15 हेनरी है, बट हमें चाहिए कितनी, 1 हेनरी। इसका मतलब है इंडक्टेंस को कम करना है। तो बेटे इंडक्टेंस को कम करने के लिए इंडक्टर्स को पैरेलल में लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है सीरीज़ वाले दोनों ऑप्शन गए। अब पैरेलल वाले ऑप्शंस को हम क्या करेंगे, बारी बारी पैरेलल वाले ऑप्शंस पे चेक लगाएंगे। वो बोल रहा है 15 इंडक्टर्स लें और उन्हें पैरेलल में लगा लें। तो पहले पैरेलल का शॉर्टकट फॉर्मूला देखो, अगर n इंडक्टर्स पैरेलल में लगा लें तो इक्वलेंट इंडक्टेंस कितनी आएगी बेटे, उसका फार्मूला है L ओवर N। चलें चेक करते हैं, L क्या है, एक की इंडक्टेंस कितनी है, 15 हेनरी है। N क्या है, जितने लगे हुए हैं। तो ऑप्शन अल्फ़ा में देखें कितने लगाने हैं हमें, 15 लगाने। तो 15 को बेटे 15 से डिवाइड करेंगे, बोल रहे क्या आ जाएगा, 1 हेनरी आ जाएगा। लें जी 1 हेनरी तो चाहिए थी हमें इक्वलेंट जो है वो इंडक्टेंस, तो 1 हेनरी आ गई। तो इंटरेस्टिंग बात ये पता चली, कॉम्बिनेशन में ये भी याद कर लें कि जैसे रजिस्टर सीरीज़ में लगाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो अगर आपको रेजिस्टेंस बढ़ानी होगी तो आपने सीरीज़ में लगाने हैं, और अगर रेजिस्टेंस कम करनी है तो पैरेलल वाले ऑप्शन चूज़ करने हैं। यहाँ पे इंडक्टर्स के साथ भी वही है। RL को याद करें ज़रा, RL। तो अब देखें एक इंडक्टर था 15 हेनरी का, आपको लानी थी 1 हेनरी। इसका मतलब है सेल्फ इंडक्टेंस कम करनी थी। कम करने का मतलब ये हुआ कि हमें इंडक्टर्स को पैरेलल में लगाना पड़ेगा। तो जब पैरेलल में लगाना पड़ेगा तो इसका मतलब सीरीज़ वाले दोनों ऑप्शन गए,
ये मैंने हटा दिए। अब बाकियों पे बारी बारी चेक लगाना पड़ेगा। उसने बोला 15 इंडक्टर्स को लगा लो पैरेलल में। बेटे एक जैसे हैं, हर एक की 15 हेनरी है, लगाने कैसे हैं पैरेलल में। तो बेटे जब एक जैसे लग रहे थे तो मैंने शॉर्टकट फार्मूला बताया था, क्या था, L इक्वलेंट इज इक्वल टू L ओवर N। L क्या होता है, एक की इंडक्टेंस, N जितनी तादाद लगी हुई है। तो एक की 15 है बेटे, लगे कितने हुए हैं, 15 ही लगे हुए हैं। तो 15 को 15 से डिवाइड करेंगे, यू विल हैव द राइट आंसर 1 हेनरी। तो 1 हेनरी हमें लाना है, तो ऑप्शन अल्फ़ा हमें 1 हेनरी दे रहा है, तो इसका मतलब है डेल्टा को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो राइट ऑप्शन विल बी द 1 हेनरी। देखें इंडक्टर्स के कॉम्बिनेशन अब बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर लोगे अगर आपने ट्रिक सीख ली है। ओके, ये हो गया जी इंडक्टर्स के कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट देखें, यू हैव 15 कैपेसिटर्स अवेलेबल विद यू ईच ऑफ 15 नैनोफेरेड। भाई हर एक की कैपेसिटेंस बता दी, 15 नैनोफेरेड। यू नीड अ कैपेसिटेंस अराउंड 150 नैनोफेरेड इन अ सर्किट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेटे याद रखो, कैपेसिटर्स का बिहेवियर रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशंस के उल्ट है। क्या मतलब, रजिस्टर्स सीरीज़ में लगाते थे तो रेजिस्टेंस बढ़ती थी, कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी। तो एक की कैपेसिटेंस है 15 नैनोफेरेड, बट आप बनाना कितनी चाह रहे हो, 150 नैनोफेरेड बनाना चाह रहे हो। तो बेटे ऑब्वियसली इन्हें कैसे लगाना पड़ेगा, पैरेलल में। तो सीरीज़ वाले दोनों ऑप्शन तो हटा दें, हट गए। मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ कि चेक कैसे करना है। बाकी जो बचे उन पर चेक लगा लें। चलें चेक लगाते हैं, चार्ली वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। चलें पहले, जब भी आप लोग पैरेलल में कैपेसिटर्स लगाओ तो C इक्वलेंट का मैं शॉर्टकट फार्मूला आप लोगों को बताया हूँ, वो है NC। चलें ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। ऑप्शन नंबर 40 को हम लोग चेक करने जा रहे हैं जी, ठीक है। 40 ऑप्शन। N क्या है, जितने कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, बोलो कितने लगे हुए हैं, 10। C क्या है, एक की कैपेसिटेंस। बेटे एक की कैपेसिटेंस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 15 नैनोफेरेड है। तो जैसे ही 15 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे बेटे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 150 नैनोफेरेड ही लिखे थे यूनिट, तो इसके भी नैनोफेरेड ही आ जाएंगे। तो देखिए 150 नैनोफेरेड आ गया और हमें लानी भी कितनी थी, 150 नैनोफेरेड लानी थी। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 40। तो दो चीज़ें सीख लें, एक तो फौरी क्वेश्चन में ये देख लिया करें कि कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस बढ़ रही है या कम हो रही है, तो उससे आपको फौरी अंदाज़ा हो जाएगा कि सीरीज़ का फॉर्मूला लगना है या पैरेलल का। तो जब आपको कंफर्म हो गया तो फिर आप लोग उसके ऊपर आसानी से चेक कर सकते हो। तो बेटे ये राइट ऑप्शन जो है वो इसका 40 बनेगा। लें जी, ये 2015 में था, 2014 था, 2016 देखें 15 में भी कॉम्बिनेशन आया, 14 में भी आया, 16 में फिर से देखें कॉम्बिनेशन आ गया। अब ध्यान से ट्रिक अप्लाई कीजिएगा बेटे। 20 कैपेसिटर्स हैं, हर एक की कैपेसिटेंस 15 फैरेड है, ठीक है। वैसे फैरेड में होती नहीं है, बहरहाल क्वेश्चन के लिए लिख ली। यू नीड अ कैपेसिटेंस अराउंड 1 फैरेड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 15 फैरेड है और आपको 1 फैरेड बनानी है, इसका मतलब है कैपेसिटेंस आप लोगों को क्या करनी है, कम करनी है। बेटे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम करने के लिए उन्हें सीरीज़ में लगाते हैं, तो इसका मतलब है पैरेलल वाले ऑप्शन गए। लें जी, पैरेलल वाले ऑप्शन गए। अब बीटा और चार्ली पे चेक लगाते हैं। 20 कैपेसिटर इन सीरीज़। चलो सीरीज़ का पहले तो शॉर्टकट फार्मूला देख लो बेटे। सीरीज़ का जो शॉर्टकट फार्मूला है वो C इक्वलेंट इज इक्वल टू C ओवर N। लें जी, C ओवर N। C है एक की कैपेसिटेंस। बेटे उसने बताया हुआ है 20 तो कैपेसिटर हैं, हर एक की कैपेसिटेंस 15 फैरेड है, तो एक की कैपेसिटेंस की जगह मैंने लिख दिया 15। ओके, ये मैं चेक कर रहा हूँ कौन से ऑप्शन को, बीटा को। N कितने लगाने हैं भाई, 20। तो बच्चों 15 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कभी भी आंसर 1 नहीं आएगा, 1 से छोटा आएगा, जबकि हमें लानी कितनी है, 1 फैरेड। अब मज़े की बात, आपको चार्ली वाले ऑप्शन को चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि अल्फ़ा और डेल्टा तो नहीं बन रहे, पैरेलल में तो लगा नहीं सकते। बीटा या चार्ली बनेंगे, हम बीटा भी नहीं बना, ठीक है। अब तरीका भी सीखे क्वेश्चन सॉल्व करने का, बीटा भी नहीं बना, तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, चार्ली। लेकिन बच्चे नहीं माने भाई, बोले नहीं नहीं सर सॉल्व करके बताओ। तो C इक्वलेंट का जो फार्मूला आएगा वो हमारे पास होगा C ओवर N। मैं चार्ली को चेक कर रहा हूँ, 15 ओवर 15। बेटे एक की भी 15 है, लगाने भी कितने हैं, 15 वाले। सो इट विल बी द 1 हेनरी। सो द राइट ऑप्शन विल बी चार्ली।
ठीक है, तो ये देखें इसका ऑप्शन चार्ली आ जाएगा हमारे पास। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमने देखा इंडक्टर्स के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, कैपेसिटर्स के भी आ रहे हैं, और अभी रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन भी आपके यूईटी के पास पेपर्स में देख सकते हैं। ये क्या 2014 का ये क्वेश्चन, यू हैव 20 रजिस्टर्स अवेलेबल ईच ऑफ 20 किलो ओम। ठीक है, सॉरी 10 रजिस्टर्स हैं, हर एक की रेजिस्टेंस कितनी है 20 किलो ओम है। यू नीड टू फॉर्म अ 2.5 किलो ओम रजिस्टर फॉर योर सर्किट। अब वही इंटरेस्टिंग बात, मैंने सारे क्वेश्चन में आपको ट्रिक बता दी है कि ट्रिक क्या है। अब देखें एक की रेजिस्टेंस है बेटे 20 किलो ओम और आप रेजिस्टेंस हासिल कितनी करना चाह रहे हो 2.5 किलो ओम। इसका मतलब ये हुआ रेजिस्टेंस कम करनी है, तो रेजिस्टेंस कम तब होती है जब रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाते हैं। तो इसका मतलब है सीरीज़ वाला ऑप्शन तो निकला। लें जी, तो अब इंटरेस्टिंग बात, आपको सॉल्व किए बगैर ही आंसर पे पहुंच जाओगे, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे तो तभी होगा। तो एक ही ऑप्शन पैरेलल वाला बन रहा है, वो क्या है चार्ली। तो ट्रिक भी आप लोगों ने सीख लिया, लेकिन अगर आप लोग कहें सर चार्ली को सॉल्व कर दें तो मैं सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अब देखें रजिस्टर, जब भी एक जैसे रजिस्टर पैरेलल में लगाते हैं तो आर इक्वलेंट का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, दैट इज़ एक्चुअली आर ओवर एन। अब चार्ली ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। आर क्या होता है, एक की रेजिस्टेंस एन जितनी तादाद में लगे हुए हैं। बेटे एक की रेजिस्टेंस कितनी है 20 किलो ओम। ओके, किलो ओम में रहते हैं हम लोग। और चार्ली ऑप्शन में देखें बता रहे हैं कितने लगे हुए हैं, 8 लगे हुए हैं। तो 20/8 को बेटे लिख सकते हो आप लोग 10/4। ठीक है, 10/4 को आप लोग लिख सकते हो 5/2। तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे बेटे कितना आंसर आएगा 2.5 ही आएगा, किलो ओम यूनिट्स रहेंगे। तो इसका मतलब है 2.5 ही हमें चाहिए था और चार्ली ऑप्शन हमें 2.5 दे रहा है। तो लिहाजा राइट आंसर क्या होगा, चार्ली होगा हमारे पास। लें जी नेक्स्ट देखें जी, इफ़ 2013 में फिर से कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का क्वेश्चन आया। इफ़ 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज। बेटे एक जैसे रजिस्टर जब भी पैरेलल में लगाते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, आर ओवर एन। आर है एक की रेजिस्टेंस, एन जितनी तादाद में लगे हुए हैं। बेटे उसने बता दिया एक की रेजिस्टेंस है आर, लगे कितने हुए हैं 3 लगे हुए हैं। तो R/3 जो है वो राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का क्वेश्चन 2013 ई कैट। ओके, तो ये हम लोग ऑलरेडी पहले ही बात कर चुके थे KFC और RL के बारे में। ये दो चीज़ें याद कर लोगे तो बहुत आसानी हो जाएगी और होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे कि अटैम्प्ट कैसे करने हैं, आपका टाइम वेस्ट होने से बचेगा। चलें, कॉम्बिनेशंस का आखिरी क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। 2 रजिस्टर ईच ऑफ 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 2 रजिस्टर हैं, हर एक की रेजिस्टेंस 6 ओम है, दोनों को पैरेलल में लगाया हुआ है। और एक तीसरा रजिस्टर 3 ओम का, वो उनके साथ सीरीज़ में लगा हुआ है। तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, आइए सर्किट की तरफ चलते हैं। ये बेटा उसने बताया 2 रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं 6 ओम के, और एक तीसरा रजिस्टर 3 ओम का इनके साथ क्या लगा हुआ है, सीरीज़ में लगा हुआ है। अच्छा, अब सबसे पहले इतने पोर्शन को सॉल्व करते हैं। ये दोनों कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में। आपको बताया जब भी एक जैसे पैरेलल में लगे हों तो आर इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होगा, आर ओवर एन होगा। तो बेटे आर क्या है, एक की रेजिस्टेंस, एक की रेजिस्टेंस कितनी है 6, लगे कितने हुए हैं पैरेलल में 2। इसका मतलब है इन दोनों की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रही है वो 3 ओम आ रही है। मीन टू से इन दोनों को हटा के हम एक ही रजिस्टर लगा सकते हैं, कितने का, 3 ओम का रजिस्टर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हटा के 3 ओम लग गया। ये 3 ओम ऑलरेडी पहले से मौजूद था। ठीक है, तो 3 और 3 ओम कैसे आ जाएंगे, सीरीज़ में। सीरीज़ में आप लोगों को पता है ऐड करते हैं, तो 3 और 3 को जो ही ऐड करोगे तो बेटे हमारे पास राइट आंसर होगा 6 ओम। तो ये क्या है 2010। तो बेटे अभी तक हम लोगों ने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी कि लॉजिक गेट्स का टॉपिक ऐसा है जिसमें से पास पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। कॉम्बिनेशंस वो ऐसा टॉपिक है जिसमें तकरीबन हर साल जो है वो पास पेपर में क्वेश्चंस 1, 2, 3 मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी। तो अभी मैंने सोचा तो ये था कि 2015 का पूरा पेपर डिस्कस करूँगा, बट ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है। तो अभी यहाँ तक कि हम लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, इसको मैं ई कैट 2015 पास पेपर 1 बोल देता हूँ। और नेक्स्ट बेटे जो हमारा पास पेपर रह गया उसके लिए इंशाल्लाह आपको एक अगली वीडियो बना दूँगा। तो आप लोगों को बस एक चीज़ बताता चलूँ
कि अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाह रहे हो तो उसके लिए आप लोग बेटे हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें, दैट इज़ टॉप स्पॉट फिज़िक्स। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी नई वीडियोस आएँ तो वो आप लोगों को अवेलेबल हों। बेटे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो कि आपको वीडियो किस तरह की लगी और मज़ीद किस तरह की वीडियोस आप लोग चाह रहे हो। लें जी, थैंक यू सो मच। फिल वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।